अ, आप सभी साथियों को, कॉमरेड्स को मेरा सलाम, एडवा की सभी साथियों को। और मुझे आज कहा गया है कि मैं दिल्ली में जो दंगे हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फरवरी के महीने में, उसके ऊपर बातचीत को रखूं। साथियों, उसके बारे में तमाम हमने पढ़ा लिखा। मैं जिस तरीके से उसके ऊपर बात रखना चाहती हूँ वो ये कि हम उसको किस तरीके से जोड़ते हैं, कि किस तरीके से उन दंगों की भूमिका बनाई गई, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, अ, दंगों की क्या सच्चाई है। ये हमारा यहाँ पे हम जो बात रख रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा मैं देख रही हूँ कि बीजेपी भी उसको एक अलग तरीके की पैकेजिंग करके फिलहाल में एक किताब छापने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें था कि दंगों के बारे में जो कहानियां हैं हम वो बताना चाहते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि पब्लिशर ने वो किताब छापी नहीं, क्योंकि लोगों ने बताया, उसका खुलासा किया कि जो उनके पास स्क्रिप्ट थी उसके अंदर किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं थी। तो साथियों, ये जो दिल्ली में दंगे हुए, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी बैकग्राउंड तो बहुत दिनों से लिखी जा रही थी। और इसके गर्भ में इसके जो असल बात है वो एंटी सीए प्रोटेस्ट था। आप सबको मालूम है कि दिसंबर में जब सीए बिल पारित हुआ और एक्ट बना, तो उसके ऊपर लगातार कैब जो था, वो जब एक्ट बना तो लगातार चारों ओर पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। और उसमें एक सबसे बेहतरीन प्रोटेस्ट का साइट बना शाहीन बाग। और देखते देखते दिल्ली में लगभग 20 शाहीन बाग बन गए, और पूरे देश में लगभग ऐसे कैंप्स की 200 जगह जगह महिलाएं बैठ गईं, और वो प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। ज्यादातर, और मतलब उन प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले मुस्लिम महिलाएं थी। लेकिन उस प्रोटेस्ट से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, स्टूडेंट बहुत सारे जुड़े। ये जो सीए है उसके ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे और साथियों ने भी बोला होगा, किस तरीके से आप नागरिकता को धर्म से जोड़ रहे हैं। ये पहली बारी इस देश में कोशिश की जा रही है जिसके खिलाफ। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ वो इसलिए भी बहुत मुबारक था, क्योंकि पहली बार हर यूनिवर्सिटी में चप्पे चप्पे पे स्टूडेंट्स ने भी आकर प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो पढ़ना शुरू किया। और ये कहा गया, सारे लोगों ने कहा कि ये जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा संविधान है, ये जो सीए एक्ट है वो उसी के खिलाफ है। और इसमें जो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी प्रोटेस्ट की आज के दिन में क्या मजबूती है, और कहाँ हम कमजोर पड़ते हैं, कहाँ प्रोटेस्ट में हमारा जो है पकड़ ज्यादा होती है। और हम देखेंगे जो सीए प्रोटेस्ट है उससे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार क्यों परेशान हुई। वो इसलिए परेशान हुई कि जिस जमात के ऊपर, जो मुस्लिम के ऊपर वो टेररिस्ट होने की बात लेबल डाल देते हैं, ये लेबल लगा देते हैं कि इन लोगों को देश से जैसे कि प्यार ना हो, जैसे कि हर मुसलमान जो है वो आतंकवादी हो, वो देश से गद्दार हो। और जहाँ की महिलाएं जो हैं वो पिछड़ी हुई हैं। हमने देखा कैसे एंटी सीए प्रोटेस्ट में महिलाओं ने फोर फ्रंट पे आके वो लोग बैठ गए, और वो इतने पीसफुल प्रोटेस्ट थे कि सरकार को या किसी भी और एजेंसी को, उनके जो बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी, किसी भी एजेंसी को मौका नहीं मिल पा रहा था कि इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से बदनाम किया जाए, किस तरीके से इसके पांव उखेड़े जाएं। क्योंकि वहां पर महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके पास ही आगे का जो पूरा उसको देखने का जो है उसका नेतृत्व था, उसकी जिम्मेवारी थी, वो महिलाएं निभा रही थी। और ऐसी महिलाएं जो अपने घरों से कभी नहीं निकली थी, वो आकर वहां पर बैठ गई। उन्हें मालूम है कि वो अगर आज नहीं बैठेंगी तो उन्हीं के बच्चों को और उन्हीं को डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा, उनसे नागरिकता छीन ली जाएगी। साथियों, ये नागरिकता वाली बात भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तमाम प्रोटेस्ट में गए और हमने अपनी बातों को रखा। और ये जो प्रोटेस्ट लगता था कि ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का है, धीरे धीरे लोगों को समझ आया ये हर एक दलित, बहुजन और
महिलाओं का मुद्दा भी है, क्योंकि जिस घर में डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, वहां पे जिस घर में डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वहां पे महिलाओं का डॉक्यूमेंट होगा कि नहीं होगा। ये बहुत समझने की बात है कि ये जो डॉक्यूमेंट का खेल है, उस खेल को खेल कर ही ये जो बीजेपी है, जो अपना मॉडल है, उसका जो हिंदुत्व का मॉडल है, उसको एक तरीके से जमाना चाहती है। और जो लोग हाशिए पे हैं, आप क्या समझते हैं कि ट्राइबल्स के पास कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा सिटीजनशिप का? क्या आपको लगता है कि जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट निकलेगा? दलित बहुजन के साथ क्या होगा? महिलाओं के साथ क्या होगा? और उनको किन बाबुओं को रुपया खिलाना पड़ेगा इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को मुहैया करवाने के लिए? या उनको किस तरीके की बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वोटर्स का राइट छीन लेने की एक बड़ी साजिश थी, कि आपको अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं निकला तो आप वोट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई और देश आपको लेगा या इतने लाखों मुसलमानों को कहीं ले लेगा, ये बात नहीं है। उनके डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे, उसका खर्चा कैसे देश चलाएगा? पर जो सरकार कर सकती है वो ये कि सीधा उसको वोटिंग राइट से जोड़ दे। और इसीलिए इस चीज से परेशान होकर ये जो प्रोटेस्ट थे वो ग्रो करने लगे, और दिल्ली में भी ये प्रोटेस्ट ग्रो कर रहा था। और इसी के साथ जोड़ी हुई बात ये कि आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स क्योंकि इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में शामिल हो गए, और उसके चलते आपने देखा कि किस तरीके से जेएनयू में घुसकर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की पिटाई की एबीवीपी के लोगों ने, और जिसका पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने लोगों को अंदर जाने दिया, पुलिस ने लोगों को बाहर आने दिया, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें किस तरीके से पुलिस अंदर घुस गई और लाइब्रेरी में बैठे हुए वॉशरूम में घुसकर उन्होंने स्टूडेंट्स की पिटाई की, किस तरीके से पुलिस सीसीटीवी तोड़ रही थी, ये सारे लोगों ने देखा। तो दोनों लोगों के ऊपर एक तो बार बार उन कैंप्स के ऊपर, उन प्रोटेस्ट साइट के ऊपर हमला होना, और देखिए किस तरीके से पुलिस आम जनता का एक तरीके से गुस्सा बनाने की कोशिश की उसने इन प्रोटेस्ट के खिलाफ, कि शाहीन बाग में जहां पर एक और की सड़क महिलाओं ने प्रोटेस्ट में घेरी, दूसरी ओर जो की सड़क थी, उसी साथ की सड़क जो थी, वो काफी अच्छी खासी चौड़ी सड़क को पुलिस ने बंद कर दिया, ताकि ट्रैफिक को खूब घूम के जाना पड़े और आम आदमी का जो गुस्सा है उस प्रोटेस्ट पे निकलता रहे। तो इस तरीके से डिवाइड कर करके लोगों को कोशिश किया गया कि उस प्रोटेस्ट के खिलाफ लोग हो जाएं। पर जिस खूबसूरती से उस प्रोटेस्ट को का विस्तार हुआ, और वहां पर जिस तरीके से आप सोचेंगे कि जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जैसे कि ये बिल्कुल रिलीजन से अलग कर दिया गया मामले को, और वहां पर जो भी बातें हुई, वो संविधान की बातें हुई, वो गांधी की बातें हुई, वो इस देश की बातें हुई, और उसको बिल्कुल धर्म से छोड़कर, मतलब धर्म की बात से किसी को भड़काने जैसी कोई बात उस स्टेज से कही नहीं गई। उस स्टेज का इस्तेमाल नहीं करने दिया महिलाओं ने, और उस स्टेज को संभाले रखा। और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया उस स्टेज से बार बार, किस तरीके से वहां तिरंगे को फहराया गया। तो जो जो चीजों का लेबल करके ये जो जब से मोदी सरकार आए हैं, जिस तरीके से वो देश को, उसके फैब्रिक को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर देना चाहते हैं, जाति के आधार पर डिवाइड कर देना चाहते हैं, उस सब के खिलाफ वो एक शाहीन बाग प्रोटेस्ट बना। और जब तरह तरीके से उस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की गई और नहीं हुआ, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, प्रियम्बल रीडिंग करने लगे, या वहां पर आके अपनी बातों को रखने लगे, या बातों को सुनने लगे, और क्योंकि यहाँ पे लगभग दिल्ली में ही 20 जगह पे थी इस तरीके की शाहीन बाग, वहां पर बहुत भारी संख्या में जेएनयू, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उन प्रोटेस्ट से जुड़े, ताकि उन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाए, इन द सेंस कि वहां पर जाके स्पीकर का मुहैया करवाना, क्योंकि आपको मालूम है ये दिन रात के प्रोटेस्ट बन गए, ये सिट इन बन गए। और किसी भी, आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं साथी, किसी भी प्रोटेस्ट को लगातार चलाने की जो एनर्जी है,
वो एक कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। और ये ऐसी महिलाएं थी, ये ऐसे लोग थे, ऐसे मोहल्लों में था कि वहां पे उन्होंने बस शुरू किया। उनको ये इस तरीके से नहीं था कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, पर हाँ एक नई लीडरशिप उन कॉलोनीज में उभरी, उन कॉलोनीज से जुड़ी। और कई प्रोग्राम्स में जब मैं गई तो महिलाओं ने कहा कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि हम आ जाते हैं, हमारे घर का काम जो है कोई और देख रहा है। हमारे जो मर्द हैं जो आज तक घरों में काम नहीं किए, वो भी कहते हैं तुम अपना चली जाओ और हम यहाँ पे खाना खुद बना लेंगे, हम खाना खुद तुम्हारे लिए बनाएंगे, हम बच्चों को स्कूल भेज देंगे। तो जिस तरीके से वो मोहल्ले ही रीशेप होने लगे, बिल्कुल उनके हालात बदलने लगे। हम सब महिलाएं जो लगातार एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं, मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, हमें पता है कि किस तरीके से हमने अपने आप को तो बदला ही, अपने घरों को, हमारे घर जो है बिल्कुल बदल गए। और हमारे साथ जो काम करते हैं, हम उनसे भी बातचीत करके लगातार डायलॉग से ये मूवमेंट्स को आगे चलाते हैं। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जो घरों को रीशेप कर रहा था, वहां से लीडरशिप निकाल रहा था, एक ऐसी लीडरशिप जो जिसे कोई वाकिफ नहीं था। और मोदी सरकार बहुत परेशान थी, क्योंकि जो मुसलमान का लेबल था, जो मुस्लिम महिला का लेबल था, जिसे वो प्रचार करता था, वो प्रचार उसके हाथ से ही निकल गया। और मैं बहुत सारे चांदबाग हो, सीलमपुर में भी मैं गई, मैं बहुत सारे इलाकों में जाके बात मैंने रखी। वहां पर जिस तरीके का आलम था, जहां पे आपका प्रियम्बल पढ़ा जा रहा हो, तिरंगा फहराया जा रहा हो, ये साफ हो गया कि ये इसको एंटी नेशनल भी नहीं कह पा रहे। और यही उसकी ताकत थी, ये जो फॉर्म था, वही उसकी मूवमेंट की जो थी ताकत थी। और इस चीज से घबरा के फरवरी के महीने में, शुरुआत में 8 फरवरी को दिल्ली का इलेक्शन था, और पूरे जनवरी और फरवरी की शुरुआत में जब भी इलेक्शन का कैंपेन हुआ, तो हमारे होम मिनिस्टर से लेकर बीजेपी के जितने नेता आए, उन्होंने उसको हेट स्पीच में बदला। और देखिए, अमित शाह सिर्फ अगर प्रचार में उतरे हैं, तो नागरिक की तरह मैं उनको सिर्फ बीजेपी का नेता नहीं मान पाती। मुझे लगता है कि उनकी एक जिम्मेवारी है जो कंटिन्यूअस जिम्मेवारी है, और वो ये है कि वो होम मिनिस्टर है। अगर होम मिनिस्टर ये कहेंगे कि आप एक ऐसा इलेक्शन दीजिए, आप ऐसा बटन दबाइए कि शाहीन बाग में करंट दौड़े, अगर आपके अनुराग ठाकुर जैसे लोग, बाकी लोग ये कहेंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो एक तरीके से भड़काने का काम लगातार इन इलेक्शन कैंपेन में हुआ। और बीजेपी जो लगातार ये काम करती रहती है कि जहां जहां इलेक्शन होता है वहां दंगे करवाती है, उन्होंने बहुत कोशिश की शाहीन बाग पे फप्तियां कस के, शाहीन बाग की महिलाओं के बारे में बिरयानी से लेकर कि वहां पे क्या क्या हो रहा है, ये लाने चीजें कहकर, या सीधा सीधा अपने पॉलिटिकल भाषणों में, अपनी रैलीज में उन्होंने इस बात को रखा। और तब भी शाहीन बाग मजबूत बना रहा, और उसी तरीके के प्रोटेस्ट जो पूरे देश भर में चल रहे थे, उनको ताकत मिली। और सिर्फ यहां से नहीं, यूरोपियन पार्लियामेंट, बाकी सारी जगह से भी लगातार सपोर्ट के मैसेजेस आने लगे। एक चीज जो समझ आ रही है वो ये कि जिस तेजी से मोदी अलग अलग देशों में जाते हैं, आज के दिन में तो पेंडेमिक है और एरोप्लेन बंद है तो वो जा नहीं पा रहे, लेकिन जिस तेजी से वो हर जगह जाकर अपना एक प्रचार करने की कोशिश करते हैं, उन पे बहुत दबाव पड़ता है। जब बाहर के देशों के लोग और बाहर देशों में बैठे हुए भारतीय और बाहर के लोग ये कहना शुरू करते हैं कि इंडिया एक बदलती हुई जगह होता जा रहा है, वहां पे डेमोक्रेटिक राइट्स को का हनन हो रहा है, तो इस चीज से मोदी सरकार पे थोड़ा दबाव बनता है। और ये शाहीन बाग ने किया अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह से ये शाहीन बाग के प्रोटेस्ट, और उस तरीके के प्रोटेस्ट, वो एक फॉर्म है, वो शाहीन बाग एक जगह नहीं रही। एक तरीके का प्रोटेस्ट का क्या रंग रूप होगा, वो एक उस तरीके का फिनोमिना बन गया, एक उस तरीके की चीज बन गई। और उसकी जो तारीफ होना शुरू हुआ, महिलाओं की तारीफ होना शुरू हुआ, उससे बीजेपी घबराई। और जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और बाद में रिजल्ट आया, तो 70 में से
62 सीट 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास जाती हैं और केवल 8 बीजेपी के पास जाती हैं। तो वो जो भुनवाना चाहते थे, जो दंगा करवाना चाहते थे, जो लोगों को बांटना चाहते थे, उनकी पॉलिटिक्स को बहुत बड़ी एक तरीके से ठेस पहुंची इस दिल्ली के इलेक्शन से। और तभी से दोबारा एक माहौल क्रिएट किया गया। जैसे ही रिजल्ट आता है 20 तारीख के आसपास दोबारा से एक माहौल बनता है जिसमें वो कोशिश करते हैं कि जैसे ही दंगा करवाने, क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे, तो मतलब बीजेपी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही, मोदी सरकार कुछ कर नहीं पा रही, उसको जवाब नहीं दे रही, वहां मिलने नहीं जा रही। ये तो पहली बारी, और आपको मालूम है बहनों कि इस बारी सबसे कड़क ठंड पड़ी। उस कड़क ठंड में भी मतलब कितनी खूबसूरत चीज थी शाहीन बाग की कि दादियां और नानियां वहां बैठी रहीं। और सिर्फ ये नहीं, आपको पता है कि किस तरीके से पंजाब से जत्था आ गया और यहाँ की दादी से अमृतसर की नानी मिल रही है। ये जो खूबसूरती बनी जिसने लोगों को जोड़ना शुरू किया, सब धर्म के लोग वहां पे जाने लगे। सारे लोग जो संविधान से प्यार करते हैं, एक तरीके से देश में अलग तरीके से डिवाइड तो हुआ, पर किस तरीके का डिवाइड, वो जो संविधान को चाहते हैं, वो जो चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी बनी रहे, सेकुलरिज्म बने रहे, वो धर्मनिरपेक्ष रहे देश, और उसमें फैसले जो हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से हों, उसके खिलाफ वो जो यहाँ पे एक हिंदू राज करना चाहते हैं, आए तो वो सरकार में संविधान का इस्तेमाल करके, पर संविधान के खिलाफ सारे काम करने को तैयार हैं। आज के दिन में आप देखिए कि पेंडेमिक के समय में किस तरीके से लेबर लॉ जो है वो बदल दिए गए हैं, मजदूरों के लॉज बदल दिए गए हैं। क्यों? तो राइट डिग्निटी टू जो लाइफ है या राइट टू लिव है, उसी को मॉडिफाई कर दिया इस सरकार ने। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहती हूं कि ये जो सरकार है वो आई तो संविधान के जरिए, लेकिन जब से आई है वो संविधान के खिलाफ ही काम कर रही है। तो ये बंटवारा जरूर देश में एक तरीके से शुरू हुआ उन लोगों के बीच में जो संविधान के साथ हैं। और ये बहुत हंसने वाली, मतलब एक परेशान होने वाली, या कि जो लोग संविधान के साथ हैं आज उन्हीं को एंटी नेशनल किया कहा जा रहा है, और जो लोग रेलवे से लेकर हर चीज बेचते चले जा रहे हैं, जितना पब्लिक सेक्टर है उसको बेचते चले जा रहे हैं, 10 लाख करोड़ बड़े बड़े बिजनेसों को माफ करके आम आदमी का, आम मजदूर का पेट काट रहे हैं, वो अपने आप को नेशनल का सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। तो साथियों, जब इनके हाथ से बात निकल गई और लगा कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो एक संरचना की गई दिल्ली रॉयट्स की। ये बिल्कुल बात साफ है कि वो बिल्कुल मैच करता है। उस समय ट्रंप आ रहे हैं और उधर रॉयट्स की एक तरीके से तैयारी की जाती है। तो कुछ जगहों पे ये बात जरूर है कि महिलाओं का सब्र टूटा और उन्होंने कहा कि हम इस कैंप से, इस पार्क में जहां पे बैठे हुए हैं, जिस गली में बैठे हुए हैं, उससे निकल के रोड को हम अब जो है ऑक्यूपाई करेंगे। पर ये कोई नया चीज नहीं है, सड़क को घेरना कोई नया चीज नहीं है। किसी भी प्रोटेस्ट में सड़कों को घेरा जाता है और उसको कैसे डील किया जाए ये पुलिस को पता होना चाहिए, ये सरकारों को पता होता है। पर इसके अंदर कोई इंडिविजुअल आकर फैसला लेने लगे, और वहां पे आपको मालूम है किस तरीके से कपिल मिश्रा ने भी भड़काने वाले भाषण दिए, कैसे कहा कि ये सड़क या तो आप खाली करवाइए नहीं तो हम खाली करवा देंगे। ये किसी और का जिम्मेवारी नहीं कि वो सड़क खाली करवाए, ये पुलिस की जिम्मेवारी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जब प्रोटेस्ट हो रहा हो तो वो प्रोटेस्ट भी बना रहे और कैसे लोगों को आने जाने का रास्ता मिले। तो ये जो आपको जो जिम्मेवारी थी वो निभाई नहीं दिल्ली पुलिस ने, और एक आजाद, एक खुला हाथ दे दिया रॉयट्स के शुरू होने में। और देखिए ऐसा है कि साथियों, हम सब यूपी में हो चाहे दिल्ली में हो, बहुत सारी जगह रॉयट्स होते रहते हैं। हमें मालूम है, हमने गुजरात रॉयट्स को भी देखा। हमें मालूम है कि जब रॉयट्स को रोकना होता है तो कैसे कुछ ही घंटों में रॉयट्स को रोक दिया जाता है। और बिल्कुल गुजरात रॉयट्स की तरह यहां के रॉयट्स में भी 72 घंटे लगा दिए पुलिस को सड़कों पे उतारने के पहले। 72 घंटे खुले हाथ दे दिए दंगइयों को।
और आज जो रॉयट्स का सच कोई किताब में क्या लिखेगा? चारों ओर व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, चारों ओर टीवी ने दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया किस तरीके से इन 72 घंटों में पुलिस किन लोगों के साथ मिलकर भाग रही है, किन लोगों के साथ, मतलब वहां लोग पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस उनके उनके जैसे की प्रोटेक्शन में चल रही हो। तो साथियों, ये बहुत जरूरी है। दिल्ली रॉयट्स को हम जब समझ रहे हैं तो मुझे लगता है, मतलब मुझसे बेहतर भी यहाँ पे बात रखी गई होगी, आपके पास पहले भी लोग आए होंगे। मैं ये समझना चाहती हूँ, ये देखना जरूरी है। कई बार हमें लग सकता है कि जो सीए बात है ये मेरा मुद्दा नहीं है, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो किसी और धर्म की हूं, ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है। या रॉयट्स हो गए, हाँ ठीक है, उसमें मुसलमानों पे थोड़ा वो हुआ, परेशानी हुई, क्या फिर 50 से ऊपर लोग मारे गए, 250 से ऊपर घायल हुए, 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पर ये रॉयट्स कोई नई चीज नहीं है, और इसमें जो फंसने वाला है वो कोई और है, मैं नहीं हूं। और मेरी बात यहां से शुरू होती है कि क्या सचमुच हम बचे हुए हैं? आज बचे हुए हैं, कल बच जाएंगे? कौन सी व्यवस्थाएं, कौन सी ढांचे हैं जो बिल्कुल ध्वस्त होते चले जा रहे हैं इस देश में, और अगर वो नहीं बचे तो कल को हम भी नहीं बचेंगे? ये जो समझ है, मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा जरूरी समझ है। और जिस तरीके से जब दिल्ली में इलेक्शन चल रहे थे या जब रॉयट्स हो रहे थे, कौन से टीवी चैनल हैं, कौन सी ये जो बार बार गोदी मीडिया आ रहा है वर्ड, तो एकदम मीडिया ने अपना रोल जो है एकदम खत्म कर दिया। बहुत कम टीवी चैनल हैं जो सच को दिखा पाते हैं। लोगों ने सोशल मीडिया इसलिए पकड़ा क्योंकि वहां पे वो अपना सच बोल पाते हैं, अपना व्हाट्सएप कर पाते हैं, अपना फेसबुक पे लाइव कर पाते हैं और दिखा पाते हैं कि ये हो रहा है। और क्योंकि सोशल मीडिया पे चीजें पहले आई और दंगों का सच पहले सोशल मीडिया पे आया, इसलिए कुछ न्यूज चैनल्स को या अखबारों को लिखना पड़ा, उस सच को भी लिखना पड़ा। और किस तरीके से खुद पुलिस के लोग जो हैं, पुलिस का रोल, दूसरा मतलब एक तो मीडिया का रोल और दूसरा पुलिस का रोल। तो पुलिस का रोल क्या है? जब कपिल मिश्रा भाषण दे रहा है, क्या उसको रोका गया? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? आज की गई है? क्या कुछ हो रहा है उनके खिलाफ? पुलिस का क्या रोल है? जब दंगा शुरू हुआ तो पुलिस किसके साथ मिलकर भाग रही थी? पुलिस कैसे सीसीटीवी तोड़ रही थी? 72 घंटे कैसे लगे एक्शन लेने में? आप सबको मालूम है कि दिल्ली का जो है फुल स्टेटहुड नहीं है, और यहां दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो बिल्कुल एक कनेक्शन है, साफ साफ कनेक्शन है कि इसका मतलब होम मिनिस्टर ने ही फैसला लेने से इनकार कर दिया, और 72 घंटे तक पुलिस को कोई आदेश नहीं थे कि वो इंटरवीन करे। 72 घंटे से तक लोग फोन करते रहे और उनको मदद नहीं मिली। और इन 72 घंटों में जो दिल्ली का इलाके हैं, उनका क्या रूपरेखा हो गई? बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गई और उन्होंने देखा और उनके दिल दहल गए। ये कई टीवी प्रोग्राम्स में भी दिखाया गया। क्विंट में जितने जितने ऑनलाइन चैनल्स शुरू हुए हैं, उन्होंने भरपूर वहां जाके लोगों का रिकॉर्ड किया, इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए, वहां के मोहल्ले का रंग रूप दिखाया। और आप सोचेंगे, हमारे दोस्त जो वहां पे गए, फैक्ट फाइंडिंग की, उन्होंने कहा कि घरों के बीच में रख रख के गैस सिलेंडर फोड़ दिए गए, ऐसा कि लोग दंगों के बाद वापस ना आ पाए, कि वापस अपने को रीबिल्ड ना कर पाए बहुत दिनों तक। ये जो 25,000 करोड़ का नुकसान हो गया, इकोनॉमिक नुकसान हो गया, उसमें कई लोगों की बेकरीज खत्म हो गई। मतलब पूरे के पूरे धंधों को चौपट कर दिया गया ताकि लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे फौरन आए। एक ये है कि दंगों में लोगों को सड़कों पे मारना, लोग अपना परेशान होना, एक आध घर में आग लगना। यहाँ पे आग नहीं, पूरा का पूरा घर को तहस नहस कर देना, गैस सिलेंडर फोड़ फोड़ के, ताकि कोई वापस ही ना आ पाए, बहुत समय तक वापस ना आ पाए, इतना बड़ा क्षति पहुंचाना ये काम हुआ। किस तरीके से लोग कैंप में रहने लगे, और दिल्ली सरकार ने कितनी मदद की, वो हमारे पास एक रिपोर्ट है। पर किस तरीके से पेंडेमिक को इस्तेमाल किया गया,
देखिए, ये जो आपदा में अवसर की बात मोदी जी ने कही है, वो उन्होंने हर एक फील्ड में, हर जगह, हर व्यवस्था में लगा दिया। चाहे वो वर्कर्स हों, आपको मालूम है किस तरीके से जब ये आपदा शुरू हुई, जब पेंडेमिक शुरू हुआ, ये रोग शुरू हुआ और बंद हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो किस तरीके से मार्च में जो वर्कर्स हैं वो अपने घरों तक जाना चाहते, तब तक पेंडेमिक नीचे नहीं तक पहुंचा था, सिर्फ उसी लेयर में था जो बाहर से लेकर आए थे इस बीमारी को। और चाहती सरकार तो ट्रेन और बसें चलाकर फौरन लोगों को इजाजत देती और कहती कि 10 दिन में हम लोग जो है लॉकडाउन शुरू करेंगे, आप लोग अपने घर निकलिए, जो लोग घर जाना चाहते हैं वो घर जा सकते हैं। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। आप फौरन 8 बजे के अनाउंसमेंट में कह देते हैं लॉकडाउन शुरू, जिसका मतलब ये है कि लोगों की जिंदगियां फौरन आपने बंद कर दी। और किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर को सड़कों पे घूमना पड़ा, मरना पड़ा, चारों ओर हाहाकार। क्या माइग्रेंट वर्कर्स जो सड़कों पे थे, क्या वो पेंडेमिक, इस कोविड से बचे हुए थे? नहीं बचे हुए थे। और क्या उनके लिए क्या इंतजाम किया सरकारों ने? चाहे एक सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, बहुत कम सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कोशिश की कि हम जो है माइग्रेंट वर्कर को एक उस समय कोई मदद दे पाए। पर जिस तरीके का आपने खौफ पैदा किया पूरे देश में, मोदी सरकार ने खौफ पैदा किया, लोग अपने घरों तक पहुंचना चाहते थे और इसलिए वो सड़कों पे निकल गए। उनके राइट्स को तो प्रोटेक्ट किया नहीं, उन तक खाना पहुंचाया नहीं, उनको शेल्टर दिया नहीं। बहुत मुश्किल से कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये काम शुरू किए। दिल्ली ने कुछ काम शुरू किया, केरला में कुछ काम, बहुत बेहतरीन काम हुआ। केरला का मॉडल बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं उसकी बात ही नहीं कर सकती। उसके लिए तो आपको एक और बेशक स्पेशलिस्ट बुलाकर बात करना पड़ेगा कि वहां पे किस किस तरह के मेजर्स लिए गए, चाहे वो पेंडेमिक था, चाहे उसमें मजदूरों के मसलों को देखने वाली बात थी। पर बहुत दिल्ली में एक बड़ा इसका असर हुआ। दिल्ली सरकार ने भी कुछ कोशिशें की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? और आज जब मतलब थोड़े ही दिनों बाद किस तरीके से लेबर लॉज को बदल दिया। मतलब बजाय पेंडेमिक से हमारे ये मसले होते हैं कि हमारे लेबर लॉज कैसे पुख्ता हो, कैसे हम मजदूरों के हाथ मजबूत करें, बिल्कुल लेबर लॉ को उल्टा पलट दिया गया और यूपी में तो मैटरनिटी लीव को भी खत्म कर दिया गया। तो उसी तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेंडेमिक को इस्तेमाल करके दिल्ली रॉयट्स के नाम पे उन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू की जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में अपनी शिद्दत दे रहे थे, अपने एनर्जी दे रहे थे और तमाम महिलाओं, यंग महिलाओं को स्कूल, ये जो कॉलेज में जाने वाली छात्राएं थीं जो जुड़ी हुई थीं इन पेंडेमिक से, सॉरी, इस पूरे एंटी सीए प्रोटेस्ट से, उनको पकड़ना शुरू किया। उन सोशल सोशल वर्कर्स को भी पकड़ना शुरू किया जो एंटी सीए प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे। तो और उसमें बहुत बड़ा नंबर मुस्लिम स्टूडेंट्स का है। चाहे वो गुलफिशा हो, चाहे वो सफूरा हो, चाहे वो अथर हो। इशरत जहान बहुत यंग लॉयर जो देख रही थी एक पूरे पूरे एंटी सीए प्रोटेस्ट को, उसको पकड़ लेना। ये सारे मिरान हैदर और नताशा और देवांगना जो पिंजरा तोड़ मूवमेंट, महिलाओं का जो यंग महिलाओं का मूवमेंट है हॉस्टल्स वगैरह को लेकर के, हॉस्टल्स में किस तरीके के डेडलाइंस हो, कब छात्रों को अंदर आने दिया जाए, कब बाहर, और एक बड़े प्रोटेस्ट से वो जुड़ते चले गए हैं। डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, महिलाओं का एक कैंपस पे प्रोटेस्ट बनाने का, एक आवाज बनाने का। तो पिंजरा तोड़ की दो एक्टिविस्ट का, इन सबको यूएपीए के अंतर्गत जेलों में डाल देना, एफआईआर, मतलब इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, चार्जशीट भी ठीक से नहीं हो रहा है, इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन लगातार इनको जेलों में रखना, ये जो है एक तरीके से पेंडेमिक का इस्तेमाल करना। एक और पिलर मैंने मीडिया की बात बताई कि किस तरीके से जब पूरा कैंपेन चल रहा था दिल्ली के इलेक्शंस का, तो किस तरीके से जो मीडिया है उसने भी बिल्कुल अलाइन करते हुए बीजेपी के साथ एक हाइप बनाना शुरू किया और हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना शुरू किया इस
एनटीसीए प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करके भी, और जिस तरीके से मीडिया का रोल रहने की कोशिश की उन्होंने रॉयट्स के दौरान भी, किस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार अपने काम में फेल कर रही है। और तीसरा चीज जुडिशरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जब बाकी जगह लोगों को न्याय नहीं मिलता तो वो जुडिशरी में जाते हैं। 27 फरवरी को जिस जज ने ये कहा कि एफआईआर होनी चाहिए कपिल मिश्रा पे और अनुराग ठाकुर पे, उसी रात उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बात सही है कि उस जज का ट्रांसफर पेपर्स पड़े हुए थे, पर जिस तेजी से ट्रांसफर किया जाता है और उसका जो नेक्स्ट जजमेंट आता है उसी कोर्ट केस में, उस कोर्ट केस को किसी और जगह भेज दिया जाता है, किसी और जज के नीचे भेज दिया जाता है, और वहां पे आता है कि नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है एफआईआर करने में इन लोगों के ऊपर। तो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और आज जब चाहे वो भीम कोरेगांव का बात हो, चाहे ये जो रॉयट्स में जिन लोगों को अंदर किया गया है, उनकी जितनी बार भी बेल पिटीशन जाती है, वो कितनी बार रिजेक्ट हो जाती है, रिजेक्ट होती चली जा रही है। पेंडेमिक के दौरान भी पूरा अप्रैल मई में लोगों की गिरफ्तारियां जो हैं वो कंटिन्यूअसली करते रहे हैं। और ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि जिन लोगों के क्लिप्स आ रहे थे, जिन लोगों के क्लिप्स हम सब ने देखे, अपने अपने मोबाइल्स पे देखे, अपने टीवी, अपने सोशल मीडिया पे देखे, जिनको अलग अलग जो प्रिंट मीडिया भी है ने भी छापा, और जो ऑनलाइन जर्नल्स हैं या ऑनलाइन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी दिखाया, उनमें से किसी भी बंदे के ऊपर कोई किसी तरीके का एक्शन नजर नहीं आ रहा। किसी के ऊपर एक्शन नजर नहीं आ रहा। उन पुलिस कर्मियों के ऊपर भी एक्शन नजर नहीं आ रहा जो 3 बच्चों को घेर कर उनको वंदे मातरम कह रहे हैं और डंडे मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ये बोलिए। और आपको मालूम है कि उनमें से एक बहुत नए साथी, मतलब जो, मुझे नहीं मालूम है कि वो साथी कौन है, पर एक सिटीजन तो है जो जमीन पे गिरा हुआ है, उस बच्चे की, नौजवान की बाद में मृत्यु भी हो गई। तो किसी के ऊपर एक्शन ना होना, जो लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं जो मस्जिदों के ऊपर चढ़कर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के ऊपर एक्शन ना होना, और उल्टा एनटीसीए प्रोटेस्टर्स को एक तरीके से जेलों में बंद करना। एक मौका मिल गया सरकार को एक पेंडेमिक के दौरान कि वो इसका इस्तेमाल करे, जिस तरीके से उसने लेबर लॉज बदल के हमारे मजदूरों के खिलाफ काम किया, सारे मजदूरों के लॉज बदलने की कोशिश की, और फिर पूंजीपतियों को एक तरीके से कि आपका बिजनेस चलता रहे, अब आप मिनिमम पे भी मत दीजिए, अगर आपको मैटरनिटी लीव नहीं है तो मैटरनिटी लीव भी मत दीजिए। उसी तरीके से एक पेंडेमिक का इस्तेमाल करके इन्होंने लोगों को जेलों में डाला, और डालते चले जा रहे हैं लोगों के ऊपर अलग अलग। और फॉर एग्जाम्पल हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में अपूर्वानंद के ऊपर ये चार्ज होना, और जिसके ऊपर बिल्कुल बेबुनियाद हर जगह जाके जिन लोगों ने शांति की बात की, अमन की बात की, और कहा लोगों से कि अमन और शांति से क्योंकि आप बने हुए हैं, इसीलिए सरकार के पास आपको पीटने का कोई तरीका नहीं निकल पा रहा, मीडिया के पास कोई तरीका नहीं निकल पा रहा, यही आपकी शक्ति है। और जिन्होंने गांधी की बात की उन्हीं को आज के दिन में बुला बुलाकर हैरस किया जा रहा है, उनके ऊपर इस तरीके से एनवायरमेंट बनाया जा रहा है कि उनको लोग एंटी नेशनल या अर्बन नक्सल, तो हम सभी आज के दिन में हो गए हैं, का लेबल लगा दिया जाए। तो जिस तरीके से पेंडेमिक का इस्तेमाल, आपको मालूम है अगर पेंडेमिक नहीं होता तो जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे जेएनयू का कोई कि ये जो छात्राएं हैं दिवांगना, नताशा, या हमारे जितने जामिया के स्टूडेंट्स हैं जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये गिरफ्तारियां इतनी आसान नहीं होती। कम से कम सड़कों के ऊपर आपका प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चलता रहता, ये मजबूर होती सरकार ये मतलब फेस करने में कि क्यों इतने प्रदर्शन हो रहे हैं अगर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो मतलब सरकार के लिए ये परेशानी की बात होती, पर क्योंकि पेंडेमिक है, उधर आपको मालूम है कि आप कोई भी छोटा प्रोटेस्ट करते हैं 4 एफआईआर दर्ज हो जाती है, आपके 10 मिनट के प्रोटेस्ट के लिए एफआईआर दर्ज हो रही है। इसी का इस्तेमाल सरकार और होम मिनिस्टर ने किया, और किस तरीके से जो छात्र लगे हुए थे, जो संविधान की बात कर रहे थे, जो इन शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट जो जगह जगह शाहीन बाग बने थे उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की।
और वो अभी भी चल रही है, लोग जेलों में हैं और पता नहीं कि वो कब निकल पाएंगे। हम होप करते हैं कि जल्द से जल्द ये पेंडेमिक अब हमें भी कहना चाहिए कि बंद हो। वैसे ही लोग रोटी रोजी के लिए सड़कों पर हैं। ये तो बहुत परेशानी की बात है ही कि जब यूपी की जो खबरें आती थी पेंडेमिक लॉकडाउन के समय में कि एक एक बंदे को पीटा जा रहा है, पुलिस पीट रही है, कोई सड़क पे नजर आ गया तो उसकी पिटाई हो रही है जैसे उसका कोई राइट ही ना हो। और किस तरीके से आज राम मंदिर बन रहा है और वहां पे भीड़ इकट्ठा है और वहां पे पेंडेमिक की कोई बात नहीं करता, कोई कोविड की बात नहीं करती, कोई कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही। और कैसे मजदूरों के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़क देती है सरकार, पुलिस। तो ये परेशानी की बात है कि कैसे जो सारी चीजों का इस्तेमाल जो है आम आदमी के जो राइट्स हैं उसके खिलाफ इस सरकार ने किया है। ये पेंडेमिक को भी उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल नहीं हुआ कि अस्पताल बनाए जा रहे हों या सुविधाएं हो, लोगों के स्वास्थ्य का कोई ध्यान रखा जा रहा हो, या पब्लिक फंडेड एजुकेशन या पब्लिक फंडेड मेडिकल फैसिलिटी जो हमारा मेडिकल वो फैसिलिटीज हैं, पब्लिक हेल्थ की चीजें हैं, उसके सुधार हो रहे हों, उनके लॉज के सुधार हो रहे हैं। बिल्कुल उल्टा न्यू एजुकेशन, मैं तो आपके साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करने आ रही थी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में महिलाओं को एजुकेशन से निकालने का पूरा पूरा ये दस्तावेज है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ने पेंडेमिक के समय, पार्लियामेंट बंद है तब भी पास किया। तो कैबिनेट से इंपॉर्टेंट बिल पास हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पास हो रहे हैं जो हमारी जिंदगी को छुएंगे, और उधर ही पेंडेमिक को इस्तेमाल करके किस तरीके से हमारे राइट्स का हनन हो रहा है। ये जो पूरे रॉयट्स हुए दिल्ली में, ये बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। सरकार की ओर से इजाजत थी कि आप कीजिए। और देखिए हमारे वहां पे कुछ कॉलेजेस हैं और वहां के किसी फैकल्टी से मैंने पूछा और मैंने स्टूडेंट से पूछा कि वहां पे जब रॉयट्स हो रहे थे तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। वो कह रहे थे कि कुछ स्कूलों में हजार हजार आदमी आके रुका हुआ था, उसका खाना बन रहा था। तो ये तो बहुत सोचा समझा कि उधर ट्रंप आ रहा है, उधर आपका मीडिया में पूरा का पूरा जो है उसी के बारे में चर्चा होगी, उसी के बारे में सब कुछ होगा, और इधर एक दिन दो दिन आप खुला हाथ दे देंगे। इस तरीके की सिचुएशन बनाते बनाते आपके पास एक एक्सक्यूज होगा कि आपने इधर की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अखबारों में से लेकर मीडिया तक सिर्फ ट्रंप की बात होगी, मोदी की बात होगी, और लोग जो मर रहे हैं उसकी बात नहीं होगी। साथियों, मैं सिर्फ इस चीज को खत्म करने से पहले यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ कि आज मूवमेंट चलाने का जिम्मेवारी हम सबके ऊपर बढ़ती चली जा रही है। और जो मैंने पहले कहा, ये सोचना कि ये किसी और के साथ हो रहा है और ये हमारे साथ नहीं होगा, ये मुसलमानों की बात है, यही वो चाहते हैं कि आप समझें कि ये सिर्फ मुसलमानों की या दलितों की बात है, ये आपकी बात नहीं है। पर जो फ्रीडम है, जो आजादी है, जो आप बहुत सालों से लड़कर आप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं उस आजादी को घरों में या जहां काम करते हैं वहां पर लेने के लिए, घरों की व्यवस्था, ये जो पितरी सत्ता के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम भी बीजेपी के मॉडल में फिट नहीं होंगे, महिलाएं नहीं होंगी। मुझे तो समझ नहीं आता, जब दलित बहुजन या महिलाएं बीजेपी को वोट करती हैं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो उस मॉडल के लिए कैसे वोट करेंगे। आज मरने वाला हो सकता है मुसलमान हो सकता है कि हम तो देख ही रहे हैं 2014 से लगातार जो लिंचिंग के केस आते हैं और किसी में भी किसी को जस्टिस नहीं मिला, चाहे अखलाक हो, चाहे जुनैद हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी आज तक जस्टिस नहीं मिला। आज वो मरने वाला मुसलमान लग सकता है, कल को वो हमारा ही बच्चा और हम ही होंगे जो इन चीजों के ऊपर मारे जाएंगे। क्योंकि जहां पर आप ये मान लेते हैं कि एक ऐसा देश बनाते हैं या ऐसा समाज बनाते हैं जहां पर किसी के राइट्स बर्थ से, मतलब जन्म से कुछ और हैं। ये है, ये मर्द है, ये औरत है, ये दलित है, ये मुसलमान है। तो इसका मतलब अगर राइट्स उनके बराबर नहीं होंगे तो वो जो ढांचा है वो सबको हाशिए पे फेंक देगा, वो किसी के भी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और बीजेपी का जो पूरा का पूरा आरएसएस का जो मॉडल है
वो ऐसा ही मॉडल है जो संविधान के खिलाफ है। आज मैं आपसे बात कर रही हूं, आप हो सकता है अपना काम छोड़कर मुझे सुन रहे हैं। ये राइट, ये जो आजादी के बाद एक लंबा हमने ट्रेवल किया है, हम यहां तक पहुंचे हैं, ये संविधान ने हमें दिया है। और आज इस देश में हमें संविधान को बचाने की ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है और हम इस चीज को, रॉइट्स को मुसलमानों से जोड़कर, सीएए को मुसलमानों से जोड़कर नहीं देखना है। मुझे लगता है इसमें मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए आगे जाकर इस समाज को हम कैसा बना रहे हैं, 10 साल में इसकी क्या रूपरेखा होगी, जब हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होगा उसको किस तरीके का एनवायरमेंट मिल रहा होगा, मेरी बेटी को कैसा एनवायरमेंट मिलेगा, इस तरीके से क्या उसके कंडीशन होगी, ये हमें सोचना होगा। सारे बीजेपी नेताओं के बच्चे अपने बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम ऐसे मोहल्लों में, ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते ही हैं, ऐसी जगहों पे काम करते ही हैं जहां हो सकता है कि बीजेपी का कोई समर्थक हो, उसको मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं एक चीज समझना चाहती हूँ कि उनके जो बच्चे हैं वो बाहर जाके, विदेश जाकर, और देश में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका फायदा उठा के विदेश में एजुकेशन ले रहे हैं और अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। तो ये जो दंगई हैं ये कहां से आएंगे? ये दंगई हमारे घरों से आएंगे क्या? ये उन घरों से आएंगे जहां पे रोटी रोजी एक परेशानी है। उन घरों के बच्चे दंगई बनेंगे जिनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार तो एजुकेशन नहीं देना चाहती। तो ये दंगई कौन होंगे? और अगर आपने सोशल मीडिया पे उन लड़कों को भागते हुए देखा हो जो दंगों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपको पता चलेगा कि ये दंगई किन घरों के बच्चे हैं, किन घरों को उजाड़ने का ये साजिश है। और मैं ये समझती हूँ कि जो वर्किंग क्लास का जो मूवमेंट है, इसको इस बात को समझना होगा कि क्या इस देश में वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के राइट, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बची रहेंगी कि नहीं रहेंगी, या उन घरों के बच्चे मजदूर और दंगई बनेंगे। क्या हर रोज एक त्योहार का रैली निकलेगी और उस घर के बच्चे का यही काम होगा कि वो गुलाल लगा के या कुछ भी करके वहां नाचता हुआ नजर आए, या वो भी डॉक्टर, इंजीनियर और स्कूल और कॉलेज जाने की कोशिश में लगेगा, उसके पास वो इजाजत होगी, उसके पास वो रुपया होगा कि वो कर पाए? तो मैं ये समझती हूँ ये महिलाओं के ऊपर, जैसे कि कश्मीर हो, चाहे ये एनटीसीए प्रोटेस्ट हो, जो महिलाओं का रोल है, एक एक घर को बदलने का रोल हमारा एक रोल है, वो हम निभाते हैं। आज उसको बड़े पैमाने पे निभाना पड़ेगा। और इस मूवमेंट में लगातार हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ये डर के घर बैठने का भी समय नहीं है। ये नारों की बात नहीं कि देखेंगे कि तुम्हारे जेल में कितनी जगह है। आज वो देखने का मौका होगा तो वो हम देखकर करके भी आगे बढ़ेंगे। पर संविधान की जय बोलना जरूरी है, इस देश की जय बोलना जरूरी है। और वो हम बोल रहे हैं, देश से प्यार है इसीलिए ये मूवमेंट है, इस देश में रहने वाले लोगों से प्यार है इसीलिए ये मूवमेंट है। इसी विश्वास के साथ हम अपने घरों से, अपने काम से एक तीसरा समय निकालते हैं इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि हम समाज को अलग तरीके से बदलने की, वहां पे जो परेशानियां हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम करते रहेंगे बहनों। और रॉयट्स की कहानी, हो सकता है वो किताबें और लिखें, हो सकता है एक पब्लिशर ने उनकी किताब नहीं छापी, हो सकता है उनको 10 पब्लिशर और मिले, पर सच्चाई बहुत दिनों तक छिपाई नहीं जाती। सच्चाई, आप दो लोगों को बेवकूफ बहुत दिनों तक बना सकते हैं, हजारों लाखों लोगों को आप बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते। और एक जो पॉलिटिकल राइट जिसको हमें छोड़ना नहीं है, जिसको पुख्ता तरीके से पकड़े रहना है, जिसमें कैंपेन करना है, वो है कि इलेक्शन में हमें जो चुनौती है उसको स्वीकार करके किस तरीके से शिद्दत दें। और एक आज के दिन में जो मूवमेंट्स हैं, जहां एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट को जोड़ता है, उसी तरीके से हम लोग तो सब सीख रहे हैं एक दूसरे से। और यही हम कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों से, स्टूडेंट टीचर मिलकर
एनटीसीए प्रोटेस्ट से जुड़ जाना, किसानों के मूवमेंट से जुड़ जाना, महिला आंदोलन का, एजुकेशन के मूवमेंट से जुड़ जाना। और मुझे लगता है आगे का रास्ता भी यही है, अमन का, शांति का और सड़कों पे मूवमेंट्स का। ये इसी से हम किसी भी सरकार को पीछे धकेलते हैं। एक रॉयट्स, ये पहला रॉयट्स नहीं है, ये आखिरी दंगा नहीं है। दंगे ये लोग और करेंगे, कैसे उसको कम किया जाए, कैसे जो विष फैला रहे हैं और सोसाइटी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसको कैसे थामा जाए। मुझे लगता है ये हमारा रोल है और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। ये जो फैब्रिक है, ये जो आज़ादी है, इसको बचाए रखने का एक ही तरीका है कि सबकी आज़ादी बची रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। आपने मुझे सुना। अ, अ, मैं आपको धन्यवाद भी करती हूँ और जिस तरीके का काम आप लोग लगातार फील्ड में करते हैं, उसको इनकलाबी जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे इसी विश्वास के साथ। इनकलाब जिंदाबाद साथियों।